हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन इकॉनमी बिफोर द ब्रिटिश। इंडियन इकॉनमी ब्रिटिशर्स के पहले किस तरीके की थी, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे, ट्रेडर्स टू रूलर्स, ठीक है, पूरा सफ़र जो था वो हम लोगों ने पढ़ा कि वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, फिर वो यहाँ पर रूलर्स बन गए, जिसका हमारी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उनके आने से पहले हमारी इकॉनमी किस तरीके की थी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ देखते जाएंगे कि उनके आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर, ठीक है। चलिए, तो इंडियन इकॉनमी थी रूरल टाइप की, कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो थे, लगभग 95% से ज़्यादा जो पब्लिक थी या पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ रहती थी, वो गाँवों में रहती थी। गाँवों में ही वो अपना प्रोडक्शन होता था उनका, और उसी से उनका काम था चलता, ठीक है। चाहे वो अपने घरों से काम कर रहे थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, चाहे वीविंग वगैरह का काम करते थे, चाहे हैंडक्राफ्ट था, वो सारी चीज़ें पहले गांवों में ही होती थी। क्या शहरों में लोग नहीं रहते थे? शहरों में लोग रहते थे, जो उनके रूलर्स होते थे। भाई, पहले तो राजा महाराजा भी होते थे, तो जो उनके रूलर्स होते थे, तो उनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल्स वगैरह होती थी, वहाँ पर लोग रहते थे, या फिर जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर्स होते थे, उन जगहों पर लोग रहा करते थे। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो गाँवों में रहती थी, वहीं का प्रोडक्शन करती थी। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल इंडियन इकॉनमी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल इंडियन इकॉनमी की अगर हम बात करें, वो क्या थी, इसको समझते हैं। देखिए, लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में रहा करते थे, ठीक है। इंडियन इकॉनमी, या कह सकते हैं उनका लाइवलीहुड जो था वो किस तरीके से चलता था, तो ये जो लोग रहते थे विलेजर्स, ठीक है, तो ये छोटी छोटी इकाइयों में, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, अपने काम वो करते थे और उसी से उनका लाइवलीहुड चलता था। जैसे एग्रीकल्चर कर लिया, जिसको ज़रूरत है जिस तरीके से अपना उनको दे दिया, और उसके बदले में जो इनको ज़रूरत है उस तरीके की चीज़ें ले लेते थे या कैश ले लेते थे, ठीक है। तो और उसके अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा और क्या सपोर्टिव चीज़ थी इनके लाइवलीहुड के लिए? जैसे पॉटर हो गया, वो अपने काम कर रहा है, आर्टिसंस हो गए वो अपने काम कर रहे हैं, कारपेंटर्स हो गए वो अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, वीवर्स हो गए वो अपने काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका लाइवलीहुड चलता था, ठीक है। कम्युनिटी जो थी, देखा जाए तो शहरों पे बहुत कम ही डिपेंडेंट थी। जैसे कुछ ट्रेड जिस चीज़ का वो कर रहे हैं, उसका सामान चाहिए तो उसके लिए चले गए, या यहाँ जो सामान रेडी हो रहा है उनके गाँवों में, ठीक है, छोटे मोटे सामान जो थे वो बाहर से चाहिए थे, बाकी तो ये लोग अपना खुद ही प्रोडक्शन जो था वो चीज़ों का कर लेते थे, और उन्हीं से चीज़ें जो बनती थी उन्हीं को जाके सेल करते थे, ठीक है। तो शहरों की तरफ इनका जाना बहुत कम होता था, या कह सकते हैं शहरों पे डिपेंडेंसी इनकी बहुत कम थी। कुछ छोटे मोटे सामान थे वो लेने के लिए जाना होता था, और या फिर कह सकते हैं जो अपने यहाँ प्रोडक्ट रेडी होता था उसको वहाँ पर बेचने के लिए जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, इनके साथ इनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ऐसा तो था नहीं कि बस अपना उगाया इन्होंने और जो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं और उसको खा लिया, बस उतने से ही मतलब था। नहीं, रेवेन्यू तो देना पड़ता था। ये चीज़ तो हमेशा से रही कि लैंड जो थी, ठीक है, रेवेन्यू के लिए एग्रीकल्चर जो था वो सबसे बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का, तो वो रेवेन्यू इनको देना पड़ता था। और जो गवर्नमेंट होती थी उससे इनका इतना ही रिलेशन था कि ये जो है अपना रेडी कर दिया, और उसके बाद रेवेन्यू जो है उसके बदले में इनको देना पड़ता था, बस इतना ही कनेक्शन था। गवर्नमेंट जो थी वो भी वहाँ पर नहीं आती थी, ना इनकी हेल्प के लिए न किसी और चीज़ के लिए, बस रेवेन्यू उसको मिल जाना चाहिए था। तो रेवेन्यू जो था गवर्नमेंट से, उसी का इनका रिलेशन था। अब ये रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट करने का काम कौन करता था? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे, वो करते थे, या फिर ज़मींदार्स होते थे, उनको अपॉइंट कर दिया जाता था, वो किया करते थे। अब ये ज़मींदार्स जो थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ज़मींदार्स बोला जा रहा है तो वो ज़मींदार थे मतलब उनके पास बहुत सारी ज़मीन होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनके पास लैंड हो ही, ठीक है। उनको क्या था कि उनको बस काम दे दिया गया था, वो जाते थे वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और उसके बाद जो उनको रेवेन्यू मिल जाता था उसमें का एक हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी जो होता था वो रॉयल ट्रेजरी में वो लोग जमा कर दिया करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम 1765 टू 1793।
क्या था ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम, अब ये समझेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी पकड़ जो थी वो मजबूत होती जा रही थी। उन्होंने एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अगर आपको याद होगा, ठीक है। इसके बारे में तो हम लोग पहले काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जब शुजाउद्दौला के साथ शाह आलम आते हैं फाइट करने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जब हार जाते हैं तो इनको एक ये ट्रीटी करनी पड़ती है, और उसके बदले में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन जगहों पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, तो कंपनी जो है शुरू में क्या करती है, रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है, तो जो ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे थे उसी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद उनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ से भी आर्मी ज़्यादा आ रही थी। दूसरा, जब अपने पास राइट्स आ जाते हैं तो इंसान जो है और ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन लोगों ने क्या किया कि जो रेवेन्यू था वो और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब भी हम लोगों ने देखा ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो ज़बरदस्ती ही किया जाता था। कुछ एक दो शासक के टाइम में हम लोगों ने देखा नहीं था, वरना ये ज़बरदस्ती ही कलेक्ट किया जाता था। अब ऐसे में रेवेन्यू जो था वो बढ़ा दिया गया, और ये रेवेन्यू जो लिया जाता था वो किस रूप में लिया जाता था, ये कैश के रूप में ही ये लोग एक्सेप्ट करते थे। इनका कहना था भाई कैश के ही रूप में लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई कैश कहीं से भी आराम से ले जा सकते हैं, और उसके बाद जो उससे ज़रूरत है वहाँ पे उसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बदले में अनाज लेके क्या करेंगे वो लोग, तो इनका यही कहना था कि कैश के रूप में। अब ऐसे में हुआ क्या कि जो इन्होंने बोला, एक तो हायर रेट कर दिया, बढ़ा दिया, दूसरा कैश के रूप में ही लेने की बात कही। अब जब डिमांड होने लगी कि जो रेवेन्यू चाहिए वो कैश में ही चाहिए, तो ऐसे में हुआ क्या कि जो फार्मर्स थे उन्होंने कैश क्रॉप्स जो थी उसे ग्रो करना शुरू कर दिया। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनके बदले में कैश मिल जाता है। अब जैसे जूट था, कॉटन था, इन सारी चीज़ों की तो डिमांड थी। ठीक है, तो इनके बदले में कैश आसानी से मिल जाता था। शुगर केन है, ये सारी कैश क्रॉप्स होती हैं, है ना। तो ऐसी फसलें जो थी वो ये लोग ग्रो करना शुरू कर दिए। इसको शुरू कर दिए, वीट और राइस जो ग्रो करते थे इसको इन्होंने कम कर दिया काफ़ी। अब क्या होगा इससे, वीट और राइस ऐसा है जो कि हर घर में डेली ज़रूरत है। ठीक है, कॉटन किसी दिन है किसी दिन नहीं, मतलब एक बार कपड़े आपने ले आ लिए तो वो आपके काफ़ी दिनों तक चल रहे हैं। ठीक है, बट ये चीज़ें जो हैं वो तो हर रोज़ चाहिए होती हैं। अब जब अगर इसको इन्होंने उगाना बंद कर दिया तो या कम कर दिया, तो ऐसे में क्या था कि एक बहुत बुरी सिचुएशन हो गई कि अनाज की कमी होने लगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, सेमी स्टार्वेशन की कंडीशन हो गई। ठीक है, भूखमरी वाली कंडीशन आने लगी, क्योंकि वहाँ पर अनाज जो था वो कम हो गया। दूसरा कि इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। अच्छा, कंपनी जो थी उसे अपना रेवेन्यू चाहिए ही था, उनके तरीके जो थे बहुत ही क्रूअल थे। कई बार ऐसा होता था कि क्रॉप जो होती थी वो फेल्योर हो जाती थी। ठीक है, जैसे बारिश नहीं हुई तो क्रॉप भी नहीं होगी, लेकिन उनको रेवेन्यू देना पड़ता था, क्योंकि कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्रॉप हुई है कि नहीं हुई है, बट उन्हें जो रेवेन्यू है वो चाहिए ही होता था, और उसी हाई रेट पर ही। ठीक है, जैसा उन्होंने हाई चार्ज लगा दिए थे उसी तरीके से उनको रेवेन्यू चाहिए था। अब ऐसे में क्या था, जो फार्मर्स होते थे कि उनको रेवेन्यू जो है वो पे करना है, वरना फिर उनकी मारपीट जो है वो बर्दाश्त करनी होगी। ठीक है, या खेती करनी है, अब उनके पास कुछ नहीं है, रेवेन्यू के लिए उससे दे दिया, अब उनको क्या चाहिए, पैसे, तो मनी लेंडर के पास जाते थे जो कि उनसे अच्छा खासा हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसे देता था। अब उनको वो चुकाना होता था, क्रॉप भी फेल्योर हो गई बाई चांस, तो वो उसको चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो गहरे कर्ज में डूबते चले जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि उनकी लैंड जो थी वो भी उनसे छिन जाती थी। जब मनी लेंडर को वो पैसे वापस नहीं करते थे तो लैंड जाहिर सी बात है चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडीशन कैसे बुरी होती जा रही थी। यहाँ पर क्रॉप जो थी वो कम होने लगी। ठीक है, उसको नहीं उगाया जा रहा, कम होने लगी। फिर बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेल्योर हो गई, उनकी लैंड भी जाने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ आई बंगाल फेमाइन। ये आया 1770 में। ठीक है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा फेमाइन था, अकाल। ठीक है, सबसे बड़ा अब तक का अकाल था, जिसमें कि 1/3 आबादी जो थी या फिर पॉपुलेशन जो थी वो बंगाल की ख़त्म हो गई। जो बंगाल कहा जाता था, अभी पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि बंगाल जो था वो रिचेस्ट था, बंगाल बहुत फर्टाइल था। उस बंगाल में इस तरीके की फेमाइन आई जो कि आज तक की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी फेमाइन थी। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पर
भूख से लोगों की बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। चलिए हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो था उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता था, हम लोग अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू जो जिन स्टेट्स को ये लोग कॉन्कर्ड कर रखे थे वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, सब जगह से तो नहीं ले लेंगे, लेकिन जिस एरिया को इन्होंने कॉन्कर्ड कर रखा था वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ओके, तो उस रेवेन्यू का यूज ये किस रूप में करते थे? लॉयल ये किसके लिए थे? यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ के स्टेट्स को इन्होंने हड़प लिया था, ठीक है, अपने कंट्रोल में ले लिया था, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो लॉयल थे अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें सालाना का कह सकते हैं होम चार्ज के रूप में 4 लाख पाउंड्स जो था वो देना पड़ता था एनुअली। ठीक है, 1767 से। ठीक है, समझ में आ गया? इस टाइम से इनको इतना एनुअली पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ होम चार्ज। क्लियर? एक चीज। दूसरा ये क्या करते थे कि जो बंगाल से रिसीव होता था रेवेन्यू उसका यूज अपनी मिलिट्री जो थी उसके रखरखाव के लिए करते थे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो आती थी उनकी, ठीक है, जो उनके अधिकारी वगैरह हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट आती थी वहाँ पर खर्च करते थे। इसके अलावा जो इनका ट्रेड होता था, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है, उस पे ये जो पैसे आते थे रेवेन्यू से उसको खर्च करते थे। ठीक है, अब जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो ये यहाँ पे रेवेन्यू दिया जाता था तो वो एज अ उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ हम लोग हमारे यहाँ जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो वो लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और वो टैक्स उस गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट जो है उससे हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, रोड्स हो गई, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हो गए, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उस टैक्स के बदले में हमें अवेलेबल कराती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी टैक्स लेती थी, वो अपनी गवर्नमेंट के लिए लॉयल थी, अपने अधिकारियों के लिए, अपने ट्रेड के लिए वहाँ पर खर्च कर रही थी, बट यहाँ की जो पब्लिक थी उसके वेलफेयर के लिए कुछ भी काम नहीं किए जा रहे थे। जैसे अभी हम लोगों ने बंगाल फेमाइन की बात की, तो हो सकता है अगर उन्होंने हेल्प कर दी होती तो फिर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, है ना। तो ये लोग अपने ज़रूरतें उससे पूरी कर रहे थे, न कि पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे थे। चलिए, तो अब क्या था, रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा था और रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा आता था वो आता था लैंड से। अब ये ज़रूरी हो गया था कि जो ये रेवेन्यू आ रहा है ना, इसका एक लैंड रेवेन्यू आ रहा है, इसके लिए एक सिस्टम जो है वो ज़रूरी हो गया बनाना, एफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जिसके लिए बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के गवर्नर। उन्होंने एक कह सकते हैं एक तरीका अपनाया कि उन्होंने लाया सिस्टम ऑफ ऑक्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑक्शन क्या था कि जैसे कोई एरिया है, ठीक है, अब इसके लिए ऑक्शन लगाया जाता था कि भाई चलो ऑक्शन लगाओ, और जो सबसे ज़्यादा वहाँ देने को तैयार हो जाता था उसको वो एरिया दे दिया जाता था। अब ये एरिया उनको ऐसे नहीं दिया जाता था, ये एरिया दिया जाता था कि तुम जाओ यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखो जो भी फिक्स होता था, और बाकी का पोर्शन जो है वो ले आके गवर्नमेंट को दो। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ले आके बाकी का हिस्सा जो है वो दो, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको तो सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था। अब बैठे बैठे उनको था कि हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है, और जाके कलेक्ट करने वाले की सिर दर्द है कि वो जाके अपना कलेक्ट करे, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम ऑफ ऑक्शन जो था वो ले आया कि इसके तहत कोई पर्सन जाएगा वो कलेक्ट करेगा, आ जाएगा। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल्योर हो गया। क्यों फेल्योर हुआ? क्योंकि जो लोग ऑक्शन लगाए और उनको ये एरिया मिल गया तो उनका काम था कि जाके वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो वो बस उन्होंने यही समझा कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, या फिर कह सकते हैं उन्होंने यही काम किया, समझा नहीं, उन्होंने यही काम बस किया कि रेवेन्यू कलेक्ट किया, अपना पोर्शन अपने पास रखा, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका पोर्शन उनके पास दे दिया। लेकिन लैंड की क्या कंडीशन है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्रॉप किस तरीके की हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता हो सकता है लैंड अगर बहुत अच्छी वहाँ पे फर्टाइल नहीं है उसको फर्टाइल किया जा सकता है, क्रॉप अच्छी नहीं हो रही हो सकता है क्रॉप के लिए भी क्रॉप अच्छी वहाँ पर की जा सके। लेकिन उनका जो एम था, उनका जो टारगेट था वो क्या था, फिर सिर्फ जाके यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और जो फार्मर्स थे उनके साथ ये बहुत ही क्रूअल बिहेवियर रखते थे, क्योंकि क्या था कि जो टारगेट है वो पूरा करना है, ठीक है। तो जो पेजेंट थे उनको ये फोर्स करते थे कि जो रेवेन्यू टारगेट है उसको पूरा किया जाए।
तो भाई इससे पेजेंट भी नहीं खुश है, क्रॉप भी अच्छी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से ये चीज़ जो थी वो फेल्योर हो गई। चलिए हम बात करते हैं द परमानेंट सेटलमेंट 1793। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 1793, बिल्कुल आप जो ईयर है चीज़ों का और नाम और कह सकते हैं उनका कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें बिल्कुल समझ के चलिएगा। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था ये समझते हैं। तो बंगाल के पिछले गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने जो लाया था सिस्टम ऑफ ऑक्शन वो फेल्योर रह गया। तो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए एक नया सिस्टम जो था वो लाया गया, द परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। किसके द्वारा? बंगाल के नए गवर्नर जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके द्वारा लाया गया कि जो पुरानी कमियां थी, पुराना जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था उसकी जो कमियां थी उसको इसमें दूर किया जाए। तो इसलिए इन्होंने ये लाया जिसको कि या फिर कह सकते हैं इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया जिसको कि कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इस नाम से जाना जाता है। अब इस सिस्टम के कई सारे फीचर्स थे, जिनमें से 2 फीचर्स इसके बहुत मेन थे। वो क्या थे 2 स्पेशल फीचर्स? पहला था परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड, दूसरा था फिक्स्ड रेवेन्यू। चलिए अब हम बात करते हैं परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड क्या था ये। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया ना परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड, दूसरा था फिक्स्ड रेवेन्यू। ठीक, तो परमानेंट ओनरशिप ऑफ लैंड पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें किया क्या गया, जो जमींदार पहले जिनको बोला जा रहा था बट उनके पास ऐसा नहीं था कि लैंड हो ही, उनको रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था। अब इनका जो अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सिस्टम लाया, इसके तहत क्या किया गया कि जो जमींदार जिनको बोला गया था ना, अब वो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले नहीं बन गए, अब उनको ओनरशिप दे दी गई उस लैंड की। ठीक है, तो अब वो जो लैंड थी उसके वो लीगली ओनरशिप उनको मिल गई। अच्छा, उसके अलावा ये जमींदारी की जो पोस्ट थी जिसको जमींदार बनाया जाता था, इनकी ये पोस्ट जो थी वो अब वो हेरिडिटेरी हो गई, यानी कि जो जमींदार है अब आगे उसका जो बेटा होगा वो भी जमींदार बनेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो लोग खेती करते थे जिनकी अपनी लैंड होती थी वो रेवेन्यू देते थे। ठीक है, अब वो क्या बन गए, अब वो टेनेंट्स बन गए। इन जमींदारों के वो जो कल्टीवेटर्स थे वो अब टेनेंट्स बन गए एक तरीके से, कि वो लैंड जो है यानी कि वो अब किराए पे एक तरीके से लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब वो टेनेंट्स बन गए, अब लैंड उनकी नहीं रह गई। तो यानी कि ज़मींदार जो थे वो उनका हक या उनके राइट जो थे वो छीन गए, क्योंकि जो लैंड होती थी वो हमेशा से हमने देखा है, आज भी ऐसा है कि जो लैंड होती है वो लोग अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हम लैंड मिली होती है वो क्या होती है, हमारे एंसेस्टर्स से मिली होती है। अब जैसे मेरे पिताजी के पास या आपके पिताजी के पास जो लैंड होगी वो क्या होगा, उनके भाई खुद खरीदी होगी, दूसरा उनके एंसेस्टर्स की जो लैंड होगी वो उनके पास मिली होगी। लेकिन अब वो जो उनके एंसेस्टर्स की लैंड थी वो अब उनसे उसके राइट्स जो थे वो अब इनसे छिन गए। अब ये ज़मींदार जो थे, ठीक है, ज़मीन के मालिक भी बन गए और साथ ही साथ रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे, और वो जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करेंगे उस रेवेन्यू को वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और इस लैंड के वो इस तरीके के मालिक बन गए, चाहे वो इस लैंड को बेच भी सकते थे या फिर इसे क्या कर सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, मॉर्गेज। ठीक है, तो उसे चाहे गिरवी भी रख सकते थे। तो ये यानी कि लैंड पे पूरी तरह से इनको राइट अप मिल गया था। अब इसका दूसरा फीचर जो था वो था फिक्स्ड रेवेन्यू। ठीक है, फिक्स्ड रेवेन्यू क्या था कि ज़मींदार बना दिया गया, उनसे रेवेन्यू लिया जाएगा। ठीक है, कंपनी जो है वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके आएंगे और कंपनी को देंगे, लेकिन कंपनी को वो एक फिक्स अमाउंट जो कर दिया गया अगले 5 सालों के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया जाता था परमानेंट बेसिस पे रेवेन्यू को, कि कंपनी जो है अब उस रेवेन्यू के अलावा कोई और मांग नहीं कर सकती है। फसल अच्छी हो रही बुरी हो रही उससे मतलब नहीं है, जो फिक्स किया गया है वो उनको ज़मींदार ले जाएगा और दे देगा। उसके लिए भी एक एनुअल डेट जो थी वो फिक्स कर दी गई थी, स्पेसिफिक डेट, कि उसी डेट पर ले जाके रेवेन्यू जो है वो कंपनी को दे देना है। अगर उस डेट पे नहीं दिया गया तो लैंड जो थी वो उनसे छिन जाती थी और उसे बेच भी दिया जाता था। ठीक है, तो यानी जो ओनरशिप उनको मिली थी वो उनसे अब छिन सकती थी अगर वो उस डेट पर नहीं देते थे। ठीक है, अच्छा अब ऐसे में क्या था कि अब देखिए इसमें सुधार यही चीज़ दिख रहा है कि अब जो ज़मींदार है उनके प्रॉफिट्स यहाँ पर ज़्यादा थे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये परमानेंट सेटलमेंट जो था ये इंट्रोड्यूस कराया गया कहाँ पर, बंगाल में और बिहार में पहले, उसके बाद उड़ीसा में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर आंध्रा के जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पर, और उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो थे इन जगहों पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सिस्टम लाया गया इसके एडवांटेजेस क्या थे, इसके फ़ायदे क्या थे।
पहली चीज़ ये थी, कंपनी के पास एक फिक्स टाइम पे फिक्स रेवेन्यू जो था वो पहुंच जाता था, ठीक है, वरना भाई कोई जा रहा है लेने, फिर उसके बाद उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें थी। अब ये एक फिक्स डेट थी, उस समय तक वो कलेक्ट कर लेता था और ले आके दे देता था, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम पे फिक्स रेवेन्यू उनके पास आ रहा था, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये था कि कलेक्शन जो था वो सिंपल हो गया था। अब जगह जगह उनके ऑफिसर जो हैं उनको तो घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उनके पास एक फिक्स रेवेन्यू आ गया, पूरा लेखा जोखा भी उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर कितने लोग हैं, कितना आया कितना नहीं आया, फिक्स रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है। तो ये एक सिंपल तरीका जो था ये भी हो गया। दूसरा ये चीपर भी था। क्यों सस्ता था? सस्ता इसलिए ये तरीका था क्योंकि कंपनी जो थी अगर अपने ऑफिसर्स को भेजती तो अच्छी खासी सैलरी लेते, यहाँ इन ज़मींदारों को रख दिया गया तो इनका काम जो था वो सस्ते में हो जा रहा था। एक और चीज़ थी, कंपनी जो थी उसको ये जो पावरफुल ज़मींदार थे इनका सपोर्ट और लॉयल्टी जो थी ये भी मिली इस वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज़मींदार जो थे, पहले क्या था, पहले जिनको ये राइट्स दिए गए थे उन्होंने लैंड के कह सकते हैं या फिर जो एग्रीकल्चर था, जो प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिए, बट यहाँ पर इनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए था, इसलिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने कई स्टेप्स लिए, जिससे कि खेती में भी काफ़ी सुधार हुआ। चलिए अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या थे, ठीक है। कुछ फ़ायदे थे तो कुछ नुकसान भी होंगे। क्या नुकसान था? सबसे पहली चीज़ कि जो फार्मर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका हरासमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये जो ज़मींदार थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कभी भी उस रेवेन्यू को ये बढ़ा देते थे, जबकि उन्हें गवर्नमेंट को जो है वो एक फ़िक्स रेवेन्यू ही देना है, लेकिन फिर भी अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग कभी भी इसको बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही थी, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट का इसमें नुकसान था। गवर्नमेंट का क्या नुकसान था कि अब ये लोग जब ज़मीन पर भी जो लैंड थी उसके सुधार का भी काम कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको रेवेन्यू जो है वो मिल सके, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है कि भाई ज़्यादा फसल हुई तो प्रॉफिट गवर्नमेंट ले सकती थी। अब गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर रखा था कि फिक्स डेट पर फिक्स रेवेन्यू चाहिए, तो गवर्नमेंट को वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट का नुकसान था यहाँ पर। तीसरा ये था कि ये फार्मर्स जो थे इन्हीं में एक ऐसा भी ग्रुप राइज हुआ जो कि पसंद करता था टाउन्स में या सिटीज़ में रहना, ठीक है। तो जब ये टाउन या सिटीज़ में रहेंगे तो ये ज़मींदार वाला काम कौन देखेगा? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे ये ए है ज़मींदार, ठीक है, जो डी है ये है पेजेंट्स, ठीक है, जिनसे कि इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। अब ऐसे में ये क्या करते थे, पहले तो डायरेक्ट इनसे लेते थे, बर्डन वैसे ही ज़्यादा था। अब इन्होंने क्या किया, बी को हायर कर लिया। बी को हायर कर लिया तो जो रेवेन्यू ये लेते थे अब बी का भी उसमें से निकालना है खर्चा, तो वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बी आया, बी डायरेक्ट इनसे रेवेन्यू ले रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी कुछ भाई प्रॉफिट इधर से भी लेगा इधर से भी, तो बढ़ा के लेगा। कई बार होता था ये जो बी होते थे ना, ये भी टेनेंट रख लेते थे सी, ठीक है, ये भी अगले पर्सन को हायर कर लेते थे, तो अब ये पर्सन जो है ये भी क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ा के लेगा, ठीक है, कि वहाँ जो देना है उसमें से और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो भी निकाल लें। तो इस तरीके से सारा बर्डन जो हम देख रहे हैं, जो फार्मर्स होते थे वैसे ही उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती थी कि उनको रेवेन्यू देना ही पड़ता था। अब जब बीच में और लोग आ गए तो उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती थी और वो नहीं चुका पाते थे तो उनकी लैंड उनसे छिन जाती थी। जो उनके एंसेस्टर्स ने उनको राइट दिया था वो उनके हाथों से ऐसे ही चला जाता था। एक और नुकसान इसमें हुआ, वो ये हुआ कि बर्डन तो उनके ऊपर पड़ता था जो फार्मर्स थे, और जो पहले हम लोगों ने देखा कि जो जब इन ज़मींदार्स को बनाया गया तो लैंड जो थी उसमें सुधार हुआ, लेकिन अब जो ग्रुप जो है वो शहरों की तरफ रह रहा है, ठीक है, तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया लैंड्स को सुधारने का, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन जो है वो अब इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा था, लैंड अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से इसमें भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर में भी नुकसान हुआ इसका। अब बात करते हैं द रॉयतवारी सिस्टम। रॉयतवारी सिस्टम, जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें कहा जाता था रॉयत, ठीक है, तो यही इसी से जुड़ा हुआ ये सिस्टम जो था वो लाया गया था। ये सिस्टम सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था, या उसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके फीचर्स क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। इसके फीचर ये थे कि कल्टीवेटर्स यानी कि रॉयत्स जो हैं वो खुद को लैंड का ओनर माने। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, वहाँ पर क्या था, लैंड का ओनर ज़मींदार ही को बना दिया गया था, वो चाहे उसको बेचे चाहे गिरवी रखे जो भी चीज़ें करे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें रिकग्नाइज कराया गया कि वो लैंड के ओनर हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वो रेवेन्यू देंगे तब तक ही वो लैंड के ओनर हैं। अगर उन्होंने रेवेन्यू नहीं दिया तो फिर लैंड उनसे छिन जाएगी, ठीक है।
दूसरा, अब यहाँ पर क्या था, रेवेन्यू जो पेड होगा, जो पे किया जाएगा वो डायरेक्टली पे किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनको डायरेक्ट यहाँ पर रेवेन्यू पे किया जाएगा। रेवेन्यू जो था वो 30 ईयर के लिए फिक्स कर दिया गया कि ये फिक्स रेवेन्यू जो है अगले 30 ईयर्स तक इतना ही देना होगा सबको। हाँ, इसमें समय पे ज़रूरत के हिसाब से सुधार किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि 30 ईयर के लिए बोल दिया गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा रेवेन्यू जो था वो फिक्स तो था, ठीक है, कितना देना होता था, जो पूरी क्रॉप होती थी उसका लगभग आधा उसको फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि आपकी जितनी क्रॉप हो रही है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका लगभग आधा जो है वो देना पड़ेगा, ऐसा फिक्स कर दिया गया, ठीक है। लेकिन कलेक्शन जो होता था वो काफ़ी रिजिड था। रिजिड था मतलब कि अगर बाई चांस क्रॉप जो हो वो फेल्योर हो गई तो फिर क्या छूट मिलेगी? कोई छूट नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है वो रेवेन्यू आपको हमेशा देना पड़ेगा, चाहे क्रॉप फेल्योर हो गई और चाहे आपकी क्रॉप अच्छी हो रही है। चलिए बात करते हैं द महालवारी सिस्टम। ये क्या था? सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया गया उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के, उन जगहों पर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अब ये महालवारी इसको नाम दिया गया, क्यों दिया गया? महाल का अर्थ होता है या मीनिंग होता है विलेजर्स का ग्रुप, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता था, विलेजर्स के ग्रुप को कहा जाता था महाल, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो विलेजर्स का ग्रुप होता था उनका जो हेड होता था या तालुकदार जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। यानी कि जैसे जो विलेजर्स हो गए, ठीक है, अब इनका कोई हेड है, वो क्या करता था, वो इन सभी से कलेक्ट करता था रेवेन्यू और ले जाके जो ब्रिटिश कलेक्टर होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, उसको ले जाकर और ये रेवेन्यू दे दिया करते थे, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो तालुकदार या फिर कह सकते हैं इनके जो हेड होते थे ये मीडिएटर का काम करते थे। इधर ब्रिटिश कलेक्टर्स हो गए और इधर फार्मर्स हो गए, तो ढेर सारे मतलब उनका ग्रुप, तो उनसे ये कलेक्ट करके और इधर दे दिया करते थे। अब ये जो सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम या फिर रैयतवारी सिस्टम, ये जो सिस्टम्स लाए गए थे, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उसमें फंडामेंटल चेंजेस हो गए। किस तरीके से चेंजेस हो गए कि लैंड जो थी वो अब कमोडिटी के रूप में देखी जाने लगी, यानी कि एक वस्तु के रूप में ये बन गई, ठीक है। जो लैंड मानी जाती थी कि भाई हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है या एंसेस्टर्स की दी हुई चीज़ है, अब वो एक वस्तु के रूप में मानी जाने लगी जिसको कभी भी खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था और या फिर मॉर्टगेज उसको गिरवी रखा जा सकता था। अब उस लैंड पे कभी भी कोई भी अपना हक जमा सकता था। भाई पहले क्या था कि जिसकी लैंड है उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो छोड़ गए हैं, अब वो उसकी लैंड है। अब क्या था कि ज़मींदार जो है उसने लीगली ओनरशिप उसको मिल गई बिना किसी वजह के, रेवेन्यू नहीं चुका पाए तो उसकी वजह से वो लैंड जो है वो हटानी पड़ी, ठीक है। डेप्ट लिया है वो नहीं दे पाए तो फिर लैंड जो है वो उनसे छीन गई, ठीक है। तो ये सारी वजह से इस तरीके से लैंड जो थी वो अब एक कमोडिटी की तरह से हो गई। अब उसका वो पुराना जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल लुक था वो उस तरीके से नहीं रह गई, जिसकी वजह से जो गांव थे, ठीक है, या फिर रूरल सोसाइटी जो थी उसका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर अब चेंज होता जा रहा था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल पॉलिसी 1773 टू 1857, ठीक है। इस समय तक देखा जाए यानी कि 17 और 18 सेंचुरी में अगर देखा जाए तो इंडिया जो था, ठीक है, एग्रीकल्चर तो यहाँ पर बड़े लेवल पर था ही, उसके अलावा यहाँ का ट्रेड, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी और कह सकते हैं कि वर्ल्ड में उनकी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। इंडिया जो था वो प्रोड्यूसर भी था, मैन्युफैक्चरर भी था और साथ ही साथ एक्सपोर्टर भी था, ठीक है। यहाँ की जो डिमांड, यहाँ की चीज़ें जो थी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, दूर दूर तक थी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए जैसे कि कौन सी चीज़ें, यहाँ का देखा जाए तो कॉटन काफ़ी फेमस था, मसलिन क्लॉथ, ठीक है, वो, या फिर यहाँ का कोर्स सिल्क, मोटा सिल्क जो था वो फेमस था। दूर दूर ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ से जाया करती थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे वो ट्रेड के लिए तो आए थे, यहाँ का मसलिन, यहाँ का जो मसाले थे, ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस थी, ठीक है। इंडियन आर्टिसंस जो थे वो 2 लेवल पे काम करते थे, ठीक है। कौन सा लेवल था? पहला लेवल जो विलेजर्स थे, ठीक है, जैसे काम कर रहे हैं जो विलेज में, अब उनके आसपास के लोग जो हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, ठीक है। तो वो विलेजर्स की जो ज़रूरतें होती थी, डिमांड होती थी, उनको मीट करते थे, उनको पूरा करते थे। दूसरा लेवल जो होता था, जो लोग सिटीज़ में रहते थे, भाई वो तो वो काम करेंगे नहीं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम वो लोग करते थे, ठीक है, जो सिटीज़ में, टाउन्स में रहते थे। साथ ही साथ यूरोपियन ट्रेडर्स भी आ रहे थे,
वहाँ पे भी डिमांड थी, तो उन डिमांड्स को भी ये पूरा करते थे। ठीक है। क्राफ्ट्स पर्सन यूजुअली अगर देखा जाए तो जो इनके काम होते थे वो हेरिडिटेरी होते थे, यानी जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, कि उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो भी वही काम करते थे। जैसे गोल्ड स्मिथ हम देखें, ठीक है, ये चीज़ें तो हम आज भी टाइम में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं कि अगर गोल्ड स्मिथ वाला काम कर रहे हैं तो उनके जो बेटे हैं वो भी उसी काम को देखते हैं। ठीक है, तो उस समय में भी ये कुछ चीज़ें जो थी इस तरीके की, वो क्या थी, हेरिडिटेरी ऑक्यूपेशन थे। गोल्ड स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, पॉटर हो गए, सिल्वर स्मिथ हो गए, ठीक है, तो उनके बच्चे भी वही काम करते थे। ठीक। सिटीज़ जो थी, ठीक है, कुछ सिटीज़ ऐसी थी, मतलब या फिर कह सकते हैं कुछ सामान ऐसे थे वो अपनी सिटीज़ के नाम से जाने जाते थे। जैसे बनारसी सिल्क की बात करें, ठीक है, जैसे बनारसी साड़ियाँ देखिए, हम आज के टाइम में भी हमेशा फेमस रहती हैं, हमेशा फैशन में रहती हैं बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, तो बनारसी सिल्क जो था वो काफ़ी फेमस था। ढाका की मलमल की वो चीज़ें जो है वो अपनी जगह के, पर्टिकुलर जगह की वो चीज़ जो है उसी जगह पे बनाई जाती है, या फिर वहाँ के कारीगर ही उन चीज़ों को बना सकते हैं। तो वो चीज़ों, उन चीज़ों का नाम जो था उन सिटीज़ के नाम के साथ जुड़ गया। इसी कमर्शियल पॉलिसी में आगे देखते हैं। तो यहाँ का की जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसकी तो डिमांड थी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा 18th सेंचुरी आते आते यहाँ का जो स्टील था उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश स्टील था उससे इसकी क्वालिटी जो थी वो काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से जैसे विशाखापत्तनम हो गया, गोवा हो गया, सूरत हो गया, ऐसी जगहों पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी लगाई जाने लगी। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ उन जगहों पे होती थी, तो भाई शिप बिल्डिंग, शिप क्या है, वहीं पे काम आएगी। तो वो बिल्डिंग्स जो शिप बनाने का जो काम होता था वो इन्हीं जगहों पे, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट होते थे, तो इन जगहों पर वो काम जो था वो किया जाता था। इसके अलावा यहाँ का जो गोल्ड होता था, यहाँ का कॉपर, ब्रास, सिल्वर, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ऐसी थी जिनकी डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये हाई क्वालिटी के होते थे। ठीक है, जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने गिल्ड्स बनाकर रखते थे। मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा? जो करते थे उन्हें व्यापारी कहा जाता था। तो वो जो मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन जो होते थे, मर्चेंट्स, वो अपने गिल्ड्स बनाकर रखते थे। किस लिए? अपने वेलफेयर के लिए, कि जिससे किसी को कोई नुकसान भी ना हो, साथ ही साथ जो क्वालिटी हो, क्वालिटी में भी कमी ना आए और प्राइस भी सही रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग बाकायदा गिल्ड्स बनाते थे। अभी जो मर्चेंट्स होते थे या फिर गोल्डस्मिथ वगैरह होते थे, ये सभी पैट्रोनाइज किए जाते थे राजा महाराजा के द्वारा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा कि राजा महाराजा जो थे वो पैट्रोनाइज करते थे। मतलब कई बार हमने ये भी देखा है कि कई सारे राजा महाराजा ऐसे होते थे कि उनके दरबार के लिए एक फिक्स होता था कि ये इनका ज्वेलर है। हम ही लोग भाई छोटी मोटी भी चीज़ लेते हैं, बट हमारा ज्वेलर जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा इनको पैट्रोनाइज किया जाता था, उनको संरक्षण दिया जाता था, जिससे कि जो इनका प्रॉफिट होता था उसका 1% जो होता था वो शाही खजाने में ये जमा करवा देते थे एज अ रेवेन्यू। तो इससे क्या होता था कि रेवेन्यू जो था वो भी इनको एक तरफ से और मिल जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ की जो चीज़ें थी उसकी क्वालिटी काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन थे या जो ट्रेडर्स बाहर से आते थे वो भर भर के सामान यहाँ से लेकर जाते थे। मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में ले जाते थे कि उसकी जो पेमेंट वो करते थे वो सिल्वर और गोल्ड में किया करते थे। जब ये कंपनीज आई थी, जैसे यहाँ का, अगर ये लोग यहाँ के स्पाइसेस भी लेते थे, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता था और काफ़ी कम रेट में मिल जाता था। ठीक है, तो उन चीज़ों को ले जाके यूरोपीय जो मार्केट थी वहाँ पर ये बेच लिया करते थे, काफ़ी मात्रा में ले जाते थे। ठीक है, तो जब ये कंपनीज यहाँ पर आई थी तो स्टार्टिंग में ये लोग क्या करती थी कि गोल्ड और सिल्वर में ही पेमेंट करती थी। वो तो जैसे जैसे इन्होंने कब्जा किया तो यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा उसी से यहाँ का रॉ मटेरियल या यहाँ के गुड्स जो थे वो लोग खरीदने लगे। वरना पहले जो वो पेमेंट करते थे वो किससे करते थे? उन्हीं चीज़ों से करते थे जो गोल्ड और सिल्वर्स थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें यहाँ से ले जाया करते थे। चलिए हम देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो था वो किस तरीके से डिक्लाइन हो गया वो हम यहाँ पर समझेंगे। जो कि इतना ज़्यादा जिसकी डिमांड थी, ठीक है, इतना ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, वो कैसे डिक्लाइन हो गया वो हम समझते हैं। तो कंपनी जो थी उसकी यहाँ पर सेंचुरी पूरी होते होते कंपनी ने इस तरीके की कंडीशंस बना दी कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल ट्रेड और इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन हो गया, उसका पूरी तरह से कह सकते हैं विनाश हो गया।
किस तरीके से कंपनी ने क्या चीज़ें की, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या किया कि इस तरीके की पॉलिसीज़ लाई। ठीक है, पहले क्या था, जो यूरोपियन मार्केट थी वो पूरी तरह से जो इंडियन सामान थे उनसे भरी हुई थी। ठीक है, यहाँ का जो हाथ की बनी हुई चीज़ें थी, ठीक है, यहाँ पे हाथ की जो हैंडलूम के कपड़े थे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वो सारी चीज़ें वहाँ की मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गई। कैसे गायब हो गई ये हम समझते हैं। पॉलिसी क्या लाई गई थी, पॉलिसी जैसे इस तरीके से ला दी गई कि वहाँ के जो ट्रेडर्स वगैरह थे उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट से बोला भाई हमें पैट्रोनाइज करिए, हमको संरक्षण दीजिए कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया के जो सामान है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। तो क्या किया गया कि जो चीज़ें अब इम्पोर्ट होके आएंगी तो उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसीज़ उन्होंने लाई जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट जो थी वो इंडियन गुड्स से पूरी तरह से डिसअपेयर्ड हो गई, खाली हो गई। ठीक है, एक ये किया। दूसरा क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी 1757, याद होगा अभी पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ था, अगर याद हो तो ये हुआ था कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और सिराजुद्दौला के बीच में। याद आया कौन हारा कौन जीता, अब तो याद आ गया होगा। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, ठीक है, वहाँ से पॉलिटिकल पावर जो थी इन ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। अब जब पॉलिटिकल पावर्स जो थी वो इनके हाथों में आ गई तो उसका भी फ़ायदा इन्होंने अच्छी तरह से उठाया कि यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, कि जो चीज़ यहाँ का जो रॉ मटेरियल था जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, या यहाँ से हैंडलूम से कपड़ा बन के और बाहर जाता था उसकी डिमांड थी, इन्होंने क्या किया कि उन जो यहाँ पे कपड़े रेडी होते थे उसको वो काफ़ी कम कीमतों पे खरीदते थे और अपने यहाँ भेजते थे। ठीक है, अब जो हैंडलूम वाला काम कर रहे थे, ठीक है, जो लोग ये वीविंग वाला काम कर रहे थे, तो उनको क्या था, उनको भाई कॉटन खरीदना होता था, वो कॉटन अपने ही यहाँ से वो खरीदते थे। अब क्या था कि जब यहाँ बैटल ऑफ प्लासी जो के बाद पॉलिटिकल पावर इनके पास आ गई तो जो रॉ मटेरियल ये लोग खरीदते थे अब उनको ये रॉ मटेरियल कंपनी से खरीदना पड़ता था। और कंपनी क्या करती थी, जो रॉ मटेरियल में अच्छी क्वालिटी का होता था वो अपने यहाँ भेज देती थी, जो ख़राब क्वालिटी का होता था, लो क्वालिटी का होता था, वो इन इंडियन वीवर्स को काफ़ी ऊंचे रेट पर देती थी, हाई रेट पर देती थी, जिसको कि यहीं के लोगों से वो लोग काफ़ी कम रेट पर खरीदते थे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के जो वीवर्स थे उनकी कंडीशन बिगड़ने लगी कि भाई हाई रेट पे रॉ मटेरियल मिल रहा है और जो रेडी हो रहा है सामान, जो गुड्स है, वो क्या कर रही है कंपनी, काफ़ी कम रेट पर ले रही है। तो इससे भी क्या हुआ, उनकी कंडीशन जो थी वो ख़राब हो गई। उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड, इसी समय क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया था इंग्लैंड में। ठीक है, 18th सेंचुरी का लास्ट होते और इन 19th सेंचुरी का की स्टार्टिंग जो था, ठीक है, इस समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंग्लैंड में। तो वहाँ पर कपड़े जो थे वो मशीन में बनने लगे। अब मशीन में जब कपड़े बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक साथ बहुत सारे कपड़े जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। हैंडलूम में उनकी वीविंग करते करते समय लगेगा, हालांकि वो काम तो बड़ा खूबसूरत होगा, जितने काम होंगे उतने डिज़ाइन के आएंगे, लेकिन मशीन से क्या है एक ही जैसी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन वो काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, काफ़ी सस्ते में होगा। तो वहाँ का जो बना हुआ कपड़ा था वो यहाँ की मार्केट में पूरा डंप कर दिया गया। ठीक है, यहाँ की जो मार्केट थी कह सकते हैं वो डंपिंग ग्राउंड बन गई इंग्लैंड के कपड़ों की। अब वो कपड़े यहाँ पर सस्ते थे तो यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने हैंडलूम वाले कपड़े छोड़कर और ये मशीन से बने हुए कपड़े जो थे वो खरीदने शुरू कर दिए। तो हैंडलूम वाले जो काम करते थे उनकी कंडीशन जो थी इस वजह से और बुरी हो गई कि उनकी बनाई हुई चीज़ें जो थी, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन था वो यहाँ के लोग ही नहीं खरीद रहे थे। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे, जो फॉरेन से आया हुआ कपड़ा था, सस्ता था, दूसरा जैसे हम लोग ब्रांड पे चलते हैं, भाई फॉरेन ब्रांड है तो इसलिए भी लोग उसको ख़रीद लेते थे। मेन चीज़ क्या थी कि मेन चीज़ ये थी कि वो काफ़ी सस्ता था, तो इस वजह से लोग उसको ख़रीद रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब इंग्लैंड की चीज़ें खरीदेंगे तो यहाँ के जो ट्रेडर हैं तो उनकी कंडीशन जो थी वो बुरी ही होगी। ठीक है, उसके अलावा क्राफ्ट पर्सन और आर्टिसंस, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो रूलर थे, वो क्या करते थे, वो इन्हें पैट्रोनाइज करते थे। ठीक है, इनको संरक्षण दिया करते थे अपने यहाँ।
अब क्या था, अब इन्हें पैट्रोनाइज करने वाला कोई था ही नहीं, कोई ना कोई रॉयल कोर्ट थी, न कोई रॉयल रूल थे, तो जिसकी वजह से इनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब होने लगी। जो नोबेल टाइप के थे, ठीक है, काफ़ी रिच थे, तो वो सभी अब इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, पैट्रोनाइज करने वाला भी कोई नहीं था, तो इनकी कंडीशन भी यहाँ से बिगड़ने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि किस वजह से डिक्लाइन हुआ इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़। अभी हम इसको आगे और भी समझेंगे। जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, देखिए जब आप इसको देखिए तो साथ में एक पेपर और पेन या फिर कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, कुछ चीज़ें जो हो उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उससे चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचाए तो रैतवारी अभी हम लोगों ने पढ़ा, महालवारी सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भूलना नहीं है। रैतवारी क्या था? रैतवारी रॉयट्स, जो अभी हम लोगों ने बोला, कल्टिवेटर्स को कहा जाता था। तो कल्टिवेटर्स को कहा जाता था, यानी कि उसमें क्या था कि जो लैंड है वो उनको ही दे दी जा रही, कि वो लैंड पर राइट जो है वो उन्हीं रॉयट्स के होते थे लैंड पर, लेकिन कब तक? जब तक वो रेवेन्यू दे रहे हैं। ये मैं यहाँ पर इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि उसको भूलना नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। महालवारी सिस्टम, महाल विलेजर्स का ग्रुप जिसका एक हेड होता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। तो इन जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, तो उसके डिक्लाइन होने का और भी कारण था। जैसे जो ब्रिटिश मिलिट्री के लोग थे, ठीक है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लोग थे, उनकी आर्मी के लोग, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडियन जो मटेरियल था उसमें, इंडियन गुड्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग जो भी यूज़ करते थे वो अपने यहाँ का इंग्लैंड का ही वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक ग्रुप था जो अब भाई पढ़ाई लिखाई करने लगे थे, जो यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, तो जाहिर सी बात है इनकी कंडीशन थोड़ा अच्छी होगी। तो ये लोग भी क्या करते थे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जो ब्रिटिश माल थे या फिर ब्रिटिश जो गुड्स थे, ब्रिटिश कल्चर जो था, उससे ये लोग इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा अगर इनकी कंडीशन जो थी वो अच्छी हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो लेविश लाइफस्टाइल था, ठीक है, तो मतलब उसमें भी वो भी बढ़ रहा था। तो उस तरीके के भी जो सामान ये खरीदते थे वो इनसे इन्फ्लुएंस थे, और यहाँ से मशीन से बनी हुई चीज़ें आ रही थी, इसलिए उन्हीं चीज़ों को ये खरीद रहे थे। तो इससे भी कि जो अगर इनकी कंडीशन अच्छी हो रही है, चीज़ों को ये खरीद सकते हैं, तो लेकिन यहाँ के लोगों से ना खरीद के अब वो विदेश की चीज़ें अगर खरीद रहे हैं, फॉरेन की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो इससे भी यहाँ के जो लोग थे इस तरीके की चीज़ें बनाया करते थे, लेविश लाइफस्टाइल वाली, तो वो सारे लोग भी ये सारी चीज़ें बनाना बंद कर दिए, क्योंकि अब उनकी चीज़ें खरीदने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा कंपटीशन से इंडिया को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने एक काम और किया कि यहाँ से पहले क्या होता था, रेडी गुड्स जो होते थे वो भी जाते थे, ठीक है, जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता था वो भी जाता था, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल जाता था। अब इन्होंने क्या किया कि सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पर जाता था और चीज़ें बन जाती थी, फिर जो रेडी प्रोडक्ट्स होता था वहाँ से बनकर यहाँ आता था। ठीक है, तो होता क्या है, जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो जैसे आपने राइस खरीदा वो सस्ता होता है, वही राइस अगर आप बना हुआ कहीं से लाते हैं तो काफ़ी महंगा होता है ना। पनीर की सब्ज़ी आप अपने घर में बनाओगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी, आप उसी को बाहर से खरीदोगे कम क्वांटिटी में मिलेगी और महंगी मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पर था कि वो लोग अब यहाँ से क्या करने लगे, सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे। पहले क्या था, बाकायदा रेडी गुड्स भी ले जाते थे, रॉ मटेरियल्स भी ले जाते थे। अब वो लोग सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ पर चीज़ें बनती थी और उसको लाकर इंडिया जो था, अब उनके जो प्रोडक्ट्स थे उसके लिए अब वो मार्केट था, वो सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ की मार्केट में ला दी जाती थी। तो इससे भी यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे उन सब की कंडीशन बिगड़ने लगी, और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे तो उसको भी अपने रेट पर ले जाते थे, अपने कहे रेट पर। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो थी वो पूरी तरह से इनके पास आ गई थी। तो पॉलिटिकल पावर आने से अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ये लोग चला रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इंडिया भाई इकोनॉमिकली वो पीछे रहे, ठीक है, और उसके अलावा अंडर डेवलप्ड रहे। तो इसके लिए भी इन्होंने क्या काम किया कि भाई आगे ना बढ़ो तुम, ठीक है। तो जैसे कि डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप अंडर डेवलप्ड ही रहो, आपके यहाँ बनी हुई वाली चीज़ें जो है वो नहीं कोई यूज़ करेगा, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा नहीं, आपका ट्रेड बढ़ेगा नहीं, तो आप अंडर डेवलप्ड ही रहोगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो डेली यूज़ की चीज़ है, जैसे अगर देखा जाए यहाँ का स्टील वगैरह काफ़ी फेमस था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी बाहर से निडल भी चाहिए, वो बाहर से आती थी, सोप बाहर से आता था,
ठीक है। बिस्किट वो बाहर से आता था, पेपर बाहर से आता था, मतलब डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सारी भी क्या थी, इंग्लैंड से आने लगी। अब इंग्लैंड यहाँ के लिए क्या था, रेडी प्रोडक्ट्स जो था अपने यहाँ पहुँचाता था और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था। एक नया कैपिटलिस्ट ग्रुप जो था वो यहाँ से इमर्ज हो रहा था। जैसे एक ग्रुप था वो अमीर हो रहा था, ठीक है, कैपिटलिस्ट था, तो लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे कैपिटलिस्ट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, फैक्ट्री लगा लिया उसने मान लीजिए कहीं पे, तो उसमें और भी लोगों को वो काम पर रख सकेगा, लोगों को काम धंधे मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी 1851 में बॉम्बे में एक मिल लगाई जाती है एक पारसी के द्वारा, ठीक है, मिल इस्टेब्लिश हो जाएगी, जाहिर सी बात है कुछ लोगों को काम मिलेंगे और फिर कंडीशन में सुधार होगा, ठीक है। इंडिया जो कि अब तक हमने देखा कि यहाँ की चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो अच्छा खासा एक्सपोर्टर था, अब वो 1850s के बाद से इम्पोर्टर बन के रह गया। तो ये सारी कंडीशन जो हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो थी, यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, वो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे, वो किस तरीके से डिक्लाइन पे चले गए। अब देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या है, कि यहाँ से धन की निकासी जो थी या वेल्थ जो था वो यहाँ से कैसे जा रहा था, ये हम समझेंगे। दादा भाई नौरोजी की बात पहले समझ लेते हैं। उन्होंने जो कि एक नेशनलिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि ये क्या है, जो यहाँ के लोग, जो इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये क्या है, ये फॉरेन इन्वेजन है जो कि तुरंत असर नहीं कर रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट यहाँ की जो वेल्थ है उसको पूरी तरह से ड्रेन कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से, कि हम लोगों ने देखा फॉरेन इन्वेजन, इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि फॉरेन इन्वेजन क्या होता था, कि बाहर से लोग आए और उन्होंने डायरेक्ट जो था वो आक्रमण किया, लूटा और चले गए, ठीक है। बट ये इस तरीके का फॉरेन इन्वेजन था कि ये लोग यहीं पर बस गए और धीरे धीरे कंट्री को या कंट्री की वेल्थ जो थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से चीज़ें वहाँ जा रही थी और यहाँ की कह सकते हैं इकॉनमी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन्होंने, और वहाँ का कह सकते इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी जो थी वो डेवलप हो रही थी। वो किस वजह से, यहाँ की वजह से, इंडिया की वजह से, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो था वो कंटिन्यू, इंग्लैंड की वेल्थ जो थी वो कंटिन्यू ग्रो कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे। ग्रेटर पार्ट ऑफ द सैलरीज, पहले ये हम देखते हैं ये क्या है। तो जो इनको रेवेन्यू मिलता था, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो था, सैलरी भाई उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पर थे, उनकी सैलरी देनी थी, वो कहाँ से दी जाती थी, जो यहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उससे सैलरी देते थे अपने ऑफिसर्स को, ठीक है। उससे यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं होते थे, अपने ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा मटेरियल रिसोर्सेज, यहाँ के जैसे इंडिगो हो गया, टी हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके और वहाँ पर इंग्लैंड ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी। गुड्स परचेज्ड का क्या मतलब है, कि जो गुड्स ये लोग खरीदते थे, पहले क्या होता था, अभी हम लोगों ने बात की ना कि ये लोग यहाँ से सामान जो ले जाते थे उसके बदले में सोने चांदी दिया करते थे, सिल्वर और गोल्ड के बदले में यहाँ से सामान ले जाते थे। अब जब वो पॉलिटिकल पावर जो थी वो इनके हाथों में आ गई, ये लोग क्या करने लगे, गोल्ड और सिल्वर से अब नहीं खरीदते थे, अब ये लोग जो गुड्स खरीदते थे वो यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी से खरीदते थे। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से वेल्थ ड्रेनेज किस तरीके से हो रहा है, एक सैलरी के रूप में जा रहा है, मटेरियल रिसोर्सेज जो थे इस रूप में, गुड्स जो परचेज कर रहे हैं वो भी उसी वेल्थ से कर रहे हैं जो रेवेन्यू आ रहा था। ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स, जो यहाँ इनके ऑफिसर्स होते थे उनको जो ब्राइब्स, रिश्वत या गिफ्ट जो मिलते थे उसे भी वो इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ की वेल्थ जो थी वो पूरी तरह से वहाँ पर जा रही थी। बल्कि यहाँ तक अगर देखें, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो उनके यहाँ जो इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर हो रहा था कपड़ा, ठीक है, टेक्सटाइल, वो सारा यहाँ पर डंप कर दिया जाता था। ये बातें हमने की। वहाँ जो बन रहा था उसका 1/4, सोचिए इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, लेकिन जितना बनता था उसका 1/4 जो था वो इंडिया में आ जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रह रहे थे तो 18वीं सेंचुरी तक उन्होंने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है।
अगर अपनी पोजीशन जो है वो वहाँ यहाँ पर स्ट्रांग करनी है तो इसको भी स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका जो सामान है बनकर यहाँ आ रहा है, जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कि चीज़ें जो है वो यहाँ पर बन के आ रही हैं, यहाँ से चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं, तो इनके लिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अपनी सिचुएशन को अच्छा करने के लिए इनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर ये चीज़ें सुधारनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मेन सिटीज़ हो गई, एग्रीकल्चर सेंटर्स हो गए, पोर्ट्स जहाँ से इनका सारा ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मार्केट्स हो गए, मार्केट्स की रोड्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उसमें इन्होंने काम शुरू किया, जिसमें इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो इनॉग्रेट की। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे टू थाने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में। इसके बाद तो हम देखते हैं रेलवे का काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे इस समय में इनॉग्रेट होती ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसी समय में इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो था उसे भी स्टार्ट किया। ग्रैंड ट्रंक रोड, अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया हुआ था, ठीक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो था काफ़ी लंबी रोड थी, मतलब काफ़ी लंबी दूरियों को ये जोड़ती थी। तो इस रोड को भी इन्होंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन इसका करवाया, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सही तरीके से हो सके। अभी हमने देखा कि जबकि एक तरफ क्या था, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, लघु उद्योग, वो डिक्लाइन हो रहे थे, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ क्राफ्ट पर्सन जो थे उनका नुकसान हो रहा था। लेकिन यहीं पर एक ग्रुप था जिसका यहाँ पर फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वेल्थ जो थी वो बढ़ रही थी। कौन थे ये? मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे। इन्होंने क्या किया? डलहौजी की जो पॉलिसीज़ थी उन सभी का फ़ायदा उठाया। जो चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होती थी वो चीज़ें ये इंपोर्ट करने लगे। जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी फार्मर से खरीदते थे और उन चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करने लगे। इससे क्या हुआ? अच्छा खासा प्रॉफिट इनका बनने लगा, तो इनके पास एक अच्छी खासी वेल्थ आने लगी। दूसरी तरफ यहाँ पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था वो जो शुरू किया गया था वो किस लिए किया गया था? वो इंडियंस के लिए नहीं किया गया था कि भाई इनके प्रॉफिट के लिए था। वो सिस्टम जो था वो किसके लिए था? वो था सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए कराया था। जो ये ट्रेड किया जा रहा है आसानी से हो सके इसके लिए कराया जा रहा था। यहाँ पर अचानक से लोग जो है वो रेबल कर दिए तो गोला बारूद मंगाना है वो उसके लिए हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो कर ज़रूर रहे थे, बट उसे अंदाज़ा नहीं था कि लॉन्ग वे में आगे चलकर इंडियंस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो इनकरेज हुआ, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें बढ़ी। अभी हम लोगों ने देखा कि मर्चेंट्स जो थे उन्होंने किस तरीके से ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स जो था वो इनकरेज हुआ। उसके साथ ही साथ हम देखें कि लोग जो थे एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड होने लगे। रोड्स अच्छी हो गई, डाक एंड पोस्टल जो सर्विसेज, पोस्ट एंड ऐसी सर्विसेज जो थी वो शुरू हो गई। तो लोग इसकी वजह से कनेक्टेड हो रहे थे, दूर दूर तक उनकी पहुंच हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन आता है, तो वो सारी चीज़ें भी इन लोगों को क्या करती हैं, जैसे इंडिया के जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से वो रेवोल्यूशन जो वहाँ आ रहा था उसे नेशनलिस्ट की एक भावना जो थी, नेशनलिज्म की, वो इनके अंदर भी आने लगी। तो ठीक है, उन्होंने करवाया ये अपने प्रॉफिट के लिए था, बट आगे देखते हैं कि वही चीज़ें फिर इनके खिलाफ खड़े होने में हेल्प करती हैं इंडियंस की। चलिए अब देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी। तो ब्रिटिशर्स जो इतने टाइम तक यहाँ रह रहे थे, लेकिन तब तक उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। लगभग हाफ सेंचुरी जो थी वो बीत गई थी। उसके बाद इनको ध्यान आता है कि भाई यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी सुधारी जाए, उससे अपना भी प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा अभी आगे हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आगे ये चार्टर एक्ट 1813 लाते हैं, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी के लिए कौन सा चार्टर लाते हैं? चार्टर एक्ट 1813 लाते हैं सबसे पहले वो लोग, जिसमें होता है कि कंपनी की तरफ से, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी तरफ से क्या किया जाएगा कि इंडिया को 1 लाख रुपीज़ जो है इंडिया की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि भाई एजुकेशन के लिए यहाँ पर इतना जो अमाउंट है वो दिया जाएगा कि जिससे कि यहाँ के लोगों को एजुकेट किया जा सके, जो कि काफ़ी बैकवर्ड है। लेकिन कंपनी के कुछ लोग जो थे उनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो लिटरेचर, इंडिया की जो एजुकेशन है लिटरेचर और साइंस की एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन कंपनी की तरफ से क्या था,
पैसे तो आ गए थे, बट कोई गाइडलाइंस तब तक नहीं जारी हुई थी कि किस तरीके से इनको पढ़ाना लिखाना है, क्या करना है, कैसे स्कूल्स होंगे, उनकी जो एजुकेशन होगी किस वे में होगी, किस मीडियम में होगी, किन चीज़ों की होगी, ऐसा कुछ नहीं। तब तक क्या था, इंडिया की जो एजुकेशन थी वो किस तरीके की थी कि यहाँ पर जो रिलीजियस एजुकेशन थी वो दी जाती थी, ठीक है। तो चाहे मुस्लिम्स में देखा जाए चाहे हिंदूज़ में, ठीक है, इसी तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। अब क्या हुआ कि कोई भी यहाँ पर गाइडलाइन जो थी वो नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो ये मनी मिला था एजुकेशन के लिए 2 डिकेड्स तक ये पड़ा ही रहा। 2 डिकेड्स मतलब 20 ईयर्स लगभग ये पड़ा ही रह गया, इसको किसी ने छुआ ही नहीं, ठीक है। तब तक क्या हुआ, कई कंट्रोवर्सीज जो थी वो आगे आ गई। क्या कंट्रोवर्सीज थी वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब बात करेंगे द ग्रेट डिबेट। तो जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें डिबेट किस बात का आया ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर अब था कि भाई एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो डिबेट इस बात का हुआ कि यहाँ पर एक ग्रुप जो था वो ये चाह रहा था कि जो एजुकेशन हो ट्रेडिशनल एजुकेशन हो, मतलब जैसे इंडिया में चल रही थी एजुकेशन उसी तरीके से हो। दूसरा वो लोग चाह रहे थे कि मीडियम जो हो वो क्लासिकल हो, यानी लैंग्वेज का जो मीडियम हो वो क्लासिकल हो। ट्रेडिशनल जिस तरीके से चली आ रही थी, जैसे गुरुकुल थे, मदरसे थे, ठीक है, उनमें एजुकेशन दी जाती थी, तो ये इसी तरीके से ये चलते रहें, बस उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। मीडियम लैंग्वेज का उन्होंने बोला कि होना चाहिए रीजनल, भाई जो अलग अलग क्षेत्र हैं उस हिसाब से लैंग्वेज होनी चाहिए रीजन के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या कि जैसे हिंदूज़ हैं, ठीक है, गुरुकुल वगैरह में संस्कृत चलती थी, ठीक है, तो संस्कृत में एजुकेशन देना। मदरसे हैं वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू ये चलती थी, तो उसमें करना। तो इसी को बोला गया क्लासिकल मीडियम, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन होनी चाहिए और मीडियम उसका क्लासिकल होना चाहिए। जो ये ग्रुप था जो इसके फेवर में था उसको कहा गया ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, क्लियर। अगर कभी भी आ जाए ओरिएंटलिस्ट ग्रुप क्या था तो आपको समझ में आ गया कि वो पुरानी जो शिक्षा पद्धति या फिर कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी उसी के फेवर में था, बस उसमें कुछ सुधार के साथ। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप था, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे कौन, लॉर्ड मैकॉले, इनकी लीडरशिप में था। तो इनका कहना था कि जो इंग्लिश जो मीडियम होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते थे कि इंग्लिश इस वर्ल्ड में सबसे अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि इंग्लिश ही इसका मीडियम होना चाहिए यहाँ की एजुकेशन का। इनकी जो बात थी उसको पूरा सपोर्ट किया किसने, विलियम बेंटिक ने, कि भाई ये सही कह रहे हैं, एजुकेशन का जो मीडियम हो वो इंग्लिश हो। और जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन किस तरीके से दी जाए, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जा रही है ये ना हो, इसकी जगह पे वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर जो है उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो ये दूसरा वाला ग्रुप था इसको क्या कहा गया, इनको कहा गया एंग्लोसिस्ट, ठीक है। तो ये ओरिएंटलिस्ट हो गए, ये हो गए एंग्लोसिस्ट, ठीक है। तो ये फेवर में किसके थे, ये किसके फेवर में थे, ये हम लोग को समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ने अपनी बात रखी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी तरफ से एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर पास की गई 1835 में। कब? 1835 में, ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो कब पास हुई थी, 1835 में, जिसके लिए फ़ंड वगैरह रिलीज़ किया गया कि ये जो फंड है वो सिर्फ इसी एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा और लिटरेचर, वेस्टर्न साइंस, इन चीज़ों की इसमें एजुकेशन दी जाएगी। पर्पज़ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, इस वेस्टर्न एजुकेशन का पर्पज़ क्या था वो हम समझते हैं, क्योंकि बिना पर्पज़ के तो कोई काम नहीं होता। क्या पर्पज़ था, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे जो प्राइमरी एम था इनका ये था कि एक ऐसा ग्रुप जो है, एक ऐसा क्लास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जो देखने में तो इंडियन होगा बट उसकी सोच जो होगी, उसकी जो मानसिकता होगी वो हम ब्रिटिशर्स की तरह होगी, ठीक है। मोरल्स वगैरह में भी वो हमारी तरह होगा, जिससे क्या होगा, जो सिविल सर्विसेज हमारी हैं वहाँ पर इनको एज अ क्लर्क हम लोग रख लेंगे, ऊँची पोस्ट नहीं देंगे, ठीक है, वरना उसके पास पावर ज़्यादा आ जाएगी। उसको एज अ क्लर्क हम लोग सिविल सर्विसेज में रख लेंगे, जहाँ पर उनसे हम कम सैलरी में काम करा सकेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर वो अपने ऑफिसर्स रखेंगे, अपने क्लर्क्स रखेंगे, यानी ब्रिटिशर्स को अगर वो लोग क्लर्क रखेंगे तो वहाँ पर उन्हें अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी। अब इससे क्या हो कि वो सैलरी की जो कॉस्ट थी वो अब रिड्यूस होगी, क्योंकि वो इनको काम देंगे कम सैलरी पे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि जब वो हमारे जो एजुकेशन है उसको अडॉप्ट करेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता भी चेंज होगी, जिससे कि उनका टेस्ट भी चेंज होगा और उससे
हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं यानी इंग्लैंड के, तो उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो लोग जो है उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को वो पसंद करेंगे, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को प्रेफरेंस देंगे। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जिससे हम जो हमारी कंट्री है उसका भला होगा, हमारी कंट्री बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा था। उसके अलावा उनकी एक और फीलिंग थी, मतलब एक और उनकी सोच थी कि जब हम इन्हें अपनी एजुकेशन देंगे, हम इन्हें जॉब देंगे, तो उससे क्या होगी, इनके अंदर हमारे लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी, ठीक है, जिससे हम यहाँ पर जो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते हैं उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए वो फेवर में थे, या कह सकते हैं उनका यही पर्पस था वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर फैलाने का। चलिए बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का इफेक्ट क्या रहा। देखिए, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा ग्रुप जो था वो रेडी हो गया, ठीक है, जिसने कि इंग्लिश एजुकेशन ली थी। बोला गया था कि जॉब उसी को दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब, जो कि इंग्लिश एजुकेशन लिया होगा, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप जो था या इंडियंस जो थे वो रेडी हो गए, जो कि ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश एम्पायर जो था उसको रूल करने में हेल्प करने लगे। भाई यहाँ पर अगर वो लोग अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स रखेंगे तो वहाँ उनको क्या होगा, अच्छा खासा उनको सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ कम सैलरी में जो इंडियंस थे उनसे काम कराया जाने लगा। एक और ऐसा क्लास आया जिसने कि पूरी तरह से इंडियन जो कह सकते हैं कि रिचुअल्स थे या फिर इंडियन जो कल्चर था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश कल्चर, उनको पैट्रोनाइज किया, उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। क्या इतना ही हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ। एक ऐसी चीज़ जो कि ब्रिटिशर्स ने सोची भी नहीं थी, वो ये थी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई इससे, ठीक है, कि उनके साथ गलत हो रहा है। जो ब्रिटिश एम्पायर है यहाँ पर बैड इफ़ेक्ट वो डाल रहा है, ठीक है, जिससे कि हम बाद में देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना जो है वो लोगों के अंदर और ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, अब जब लोग ये पढ़ लिख गए थे, लोगों का कम्युनिकेशन और लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो लोग चीज़ों को ज़्यादा जानने लगे। अब पढ़ लिख गए थे तो उससे यूरोपियन फिलोसफर की जो टीचिंग्स थी उसको भी लोगों ने पढ़ा, तो उससे लोगों के अंदर एक डिमांड आने लगी कि उनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इसी समय यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रहे थे और उससे भी लोग जो थे वो अवेयर हुए, उससे लोग इन्फ्लुएंस हुए, उससे लोगों को समझ में आया कि भाई हम भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो चला सकते हैं। और इस तरीके से लोग जो थे वो एक यूनिटी बॉन्ड में बनने लगे, लीडर्स जो थे वो बनने लगे कि अब क्या करेंगे, हम लोग भी इनके अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश की एंट्री जो थी हमारी एजुकेशन में, उसने प्रूव किया कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लिश अब क्या थी, अब वो इंग्लिश जो थी ना वो अब लोगों के बीच में क्या बन गई, कम्युनिकेशन का एक माध्यम बन गई, एक मीडियम बन गई कि लोग जिसमें अपने आइडियाज़ जो थे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। यहाँ पर रीजनल बैरियर्स जो थे वो टूट गए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग जो थे वो यूनाइटेड हो गए, ठीक है, एजुकेटेड इंडियन जो थे वो उनमें यूनिटी बॉन्ड था वो बन गया, ठीक है, रीजनल बैरियर्स टूट गए, कम्युनिकेशन जो था वो ज़्यादा अच्छे से होने लगा। इसका मतलब ये था कि देखिए पहले क्या था, पहले अलग अलग रीजन में लोग रहते थे, ठीक है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी, तो हर कोई दूसरे की लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, ठीक है, ठीक, वो नहीं समझता, नहीं बोलता, ठीक है, हर एक चीज़। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब यहाँ पर एजुकेशन का मीडियम जो था वो इंग्लिश रख दिया गया, तो उससे क्या हुआ, सब एक दूसरे की बातें जो थी वो समझने लगे। तो ये उनके बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम बनने के साथ ही साथ आइडिया के एक्सचेंज का भी मीडियम बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। और इसीलिए यहाँ पर एक वरदान की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह साबित हुआ, जिसने कि आगे चलकर नेशनलिज्म की स्पिरिट का शेप लिया, कि मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म इस तरीके से आगे और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।